भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला एक अभ्यर्थी केवल एक परीक्षा नहीं देता, वह उस परीक्षा में अपना समय लगाता है, अपना पैसा लगाता है और अपनी उम्र देता है, अपने परिवार की उम्मीदें लगाता है। लेकिन फिर अचानक एक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, जांच बैठी, गिरफ्तारियां हुई और फिर मामला वर्षों तक लटका 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 रहता है। लेकिन अब केंद्र सरकार कह रही है कि पेपर लीक केवल नकल या परीक्षा में गड़बड़ी नहीं है, यह एक संगठित अपराध है। इसी सोच के साथ संसद में लाया गया है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। सवाल है, इस नए विधेयक में ऐसा क्या है? क्या पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक जेल होगी? क्या परीक्षा कराने वाली कंपनियों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा? क्या जांच 2 महीने और मुकदमा 3 महीनों में पूरा होगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह कानून जेपीएससी और जेएसएससी जैसे राज्य परीक्षाओं पर भी लागू होगा? आज हम इस पूरे कानून को आसान भाषा में समझेंगे। नया कानून क्यों लाना पड़ा? सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2024 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। इसका उद्देश्य था पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, फर्जी वेबसाइट, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़, प्रश्न पत्र की चोरी और परीक्षा माफिया पर कार्रवाई करना। यह कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू किया गया। यानी नीट, जेई और क्यूएट जैसी परीक्षाएं भी इसके दायरे में आती है। लेकिन 2024 के कानून में एक बड़ी समस्या थी। सजा तो थी, लेकिन समयबद्ध जांच और तेज मुकदमे का स्पष्ट ढांचा कमजोर था। कई मामलों में एफआईआर दर्ज होती है, जांच शुरू होती है, डिजिटल साक्ष्य जुटाए जाते हैं, चार्जशीट में समय लगता है, फिर अदालत में मुकदमा वर्षों से चलता रहता है और ये कभी खत्म होने वाली नहीं प्रक्रिया में फंस कर रह जाता है। तब तक उम्मीदवारों की उम्र निकल जाती है, दूसरी परीक्षाएं आ जाती है और जनता का भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। 2026 का संशोधन इसी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करता है। पेपर लीक अब कितनी बड़ी सजा वाला अपराध होगा? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पर। 2024 के कानून में किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा में अनफेयर मींस अपनाने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान था। 2026 के संशोधन में इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल तक जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना किया गया। यानी अब कोई व्यक्ति यदि संगठित तरीके से प्रश्न पत्र लीक करता है, लीक पेपर भेजता है, फर्जी उम्मीदवार बैठाता है या परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करता है, तो उसे अधिक कठोर सजा मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में है। यदि अपराध किसी संगठित गिरोह, संस्था या नेटवर्क द्वारा किया गया है तो न्यूनतम सजा 7 वर्ष हो सकती है, अधिकतम सजा 10 वर्ष हो सकती है और न्यूनतम जुर्माना 10 करोड़ रुपए हो सकता है। ध्यान दीजिए, यह अधिकतम नहीं है बल्कि न्यूनतम जुर्माना है। यानी ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन क्राइम सिद्ध होने पर अदालत 10 करोड़ रुपए से कम जुर्माना सामान्य परिस्थितियों में नहीं लगाएगी, सिद्ध होने पर। अब ये और बात है कि अपने देश में कितने क्राइम सिद्ध हो पाते हैं। सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक को अब छोटे अपराध की तरह नहीं बल्कि बड़े आर्थिक और संगठित अपराध की तरह देखा जाएगा। भारत में अधिकतर बड़ी परीक्षाएं केवल सरकारी विभाग खुद नहीं कराते, उनके साथ कई प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स जुड़े होते हैं, जैसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने वाली कंपनी, सर्वर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी, बायोमेट्रिक कंपनी, प्रिंटिंग प्रेस, लॉजिस्टिक्स एजेंसी, परीक्षा केंद्र संचालक, डेटा प्रोसेसिंग कंपनी और रिजल्ट तैयार करने वाली एजेंसी। यदि इनमें से किसी सर्विस प्रोवाइडर की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उस पर 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। उसे 8 वर्षों तक सरकारी सार्वजनिक परीक्षाओं के काम से प्रतिबंधित किया जा सकता है और परीक्षा दोबारा कराने की लागत भी उससे वसूली जा सकती है। यदि कंपनी के डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट या पर्सन इंचार्ज की सीधी मिलीभगत साबित होती है तो उन पर व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी भी तय होगी। यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर लीक केवल किसी एक अभ्यर्थी या किसी एक कर्मचारी की वजह से नहीं होता, कई बार पूरी चेन कंप्रोमाइज्ड होती है। पेपर बनाने से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्वर एक्सेस और एग्जाम सेंटर तक। अब कानून इसे पूरी चेन को जवाबदेह बनाने की कोशिश करता है। 2026 के संशोधन का सबसे चर्चित प्रावधान है, जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। यदि मामला पुलिस के पास है तो समय
एफआईआर दर्ज होने की तारीख से गिना जाएगा। यदि मामला किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दिया गया है तो समय रेफरेंस की तारीख से गिना जाएगा। और यदि केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स बनाती है तो समय एसटीएफ के गठन की तारीख से गिना जाएगा। केंद्र सरकार को विशेष मामलों में अलग स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की शक्ति भी दी गई है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, यदि जांच 2 महीने में पूरी नहीं होती तो क्या होगा? क्या जांच अधिकारी पर कार्रवाई होगी? क्या समय बढ़ाया जा सकेगा? क्या देरी से दाखिल चार्जशीट अवैध मानी जाएगी? विधेयक में इस पर पूरी स्पष्टता अभी आनी बाकी है, यानी कि नहीं है। यानी 2 महीने की समय सीमा मजबूत घोषणा तो है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट पर प्रश्न अभी भी बरकरार है। जांच के बाद अगला चरण है मुकदमा। इस संशोधन के अनुसार चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल 3 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य होगा। हर राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करके एक कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित करना होगा। मामले की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर होगी। अदालत सुनवाई को अनावश्यक रूप से टाल नहीं सकेगी। यदि अगली तारीख दी जाती है तो उसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त किया जाएगा। यह सुनने में बहुत प्रभावी व्यवस्था लगती है, लेकिन जटिल पेपर लीक केसेस में व्यवहारिक चुनौती भी है। कई बार गिरोह कई राज्यों में फैला होता है। सर्वर लॉग्स, डिजिटल डिवाइसेस, इनक्रिप्टेड चैट्स, बैंक अकाउंट्स, हवाला ट्रांजैक्शंस और सैकड़ों गवाहों की जांच करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में 3 महीने में मुकदमा पूरा करना कठिन हो सकता है। इसलिए असली सवाल यह होगा कि क्या सरकार केवल डेडलाइन तय करेगी या फॉरेंसिक लैब्स, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स और कोर्ट्स की क्षमता भी बढ़ाएगी। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील सीधे हाईकोर्ट में होगी। इस अपील को 2 जजेस की बेंच सुनेगी। सामान्य रूप से अपील 30 दिनों के भीतर करनी होगी। पर्याप्त कारण होने पर देरी माफ की जा सकती है, लेकिन 90 दिनों के बाद अपील स्वीकार न करने का प्रस्ताव है। यही प्रावधान आगे कानूनी विवाद का कारण बन सकता है, क्योंकि किसी आपराधिक मामले में अपील का अधिकार व्यक्ति की लिबर्टी से जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति वास्तविक कारणों से 90 दिन के भीतर अपील नहीं कर पाया तो क्या उसे हमेशा के लिए राहत से वंचित किया जा सकता है? इस सवाल पर देश की अदालतों में पहले भी अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। इसलिए संभव है कि भविष्य में यह प्रावधान न्यायिक समीक्षा के सामने जाए। अब एक महत्वपूर्ण भ्रम दूर करते हैं। सरकार ने पहले कहा था कि कानून का मुख्य लक्ष्य सामान्य उम्मीदवार नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, इंस्टीट्यूशंस, इनसाइडर्स और कमर्शियल बेनिफिशियरीज हैं। यानी परीक्षा कक्ष में सामान नकल और ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक एक ही स्तर के अपराध नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कैंडिडेट को पूर्ण इम्यूनिटी मिल जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार लीक पेपर खरीदता है, उसे आगे बेचता है, दूसरे उम्मीदवारों को जोड़ता है, प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठाता है या गिरोह का सक्रिय सदस्य या हिस्सा बनता है, तो वह केवल कैंडिडेट नहीं रहेगा, वह अपराध में सहभागी माना जा सकता है। इसलिए फर्क समझना जरूरी है। साधारण परीक्षा उल्लंघन अलग है, संगठित पेपर लीक कॉन्स्पिरेसी अलग है। क्या यह जेपीएससी और जेएसएससी पर भी लागू होगा? अब झारखंड के लिए सबसे जरूरी सवाल, क्या यह केंद्रीय कानून सीधे तौर पर जेपीएससी और जेएसएससी पे लागू होगा? जवाब है जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। यह कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार की नोटिफाइड एग्जामिनेशन अथॉरिटीज पर लागू होता है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, आईबीपीएस और एनटीए। जेपीएससी और जेएसएससी राज्य संस्थाएं हैं, इस पर यह कानून अपने आप लागू नहीं हो जाता। राज्य परीक्षाओं के मामलों में राज्य के कानून भारतीय न्याय संहिता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और अन्य आपराधिक धाराओं का उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि केंद्र ने कठोर कानून बना दिए, लेकिन झारखंड में पेपर लीक रोकने के लिए राज्य को अपनी व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। झारखंड सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्या जेपीएससी और जेएसएससी के लिए अलग एंटी पेपर लीक लॉ होगा? क्या विशेष अदालत बनेगी? क्या परीक्षा वेंडर की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगी? क्या दोषी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? क्या अभ्यर्थियों को कंपेंसेशन मिलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जवाबदेही केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या सीनियर ऑफिशियल्स, कंट्रोलर, एजेंसी और डिसीजन मेकर्स तक पहुंचेगी? इस विधेयक की सबसे बड़ी ताकत है कठोर आर्थिक दंड। 10 करोड़ रुपए का न्यूनतम जुर्माना किसी छोटे स्थानीय गिरोह के लिए ही नहीं, बड़ी कंपनियों और संगठित नेटवर्क के लिए भी गंभीर डिटरेंट हो सकता है। दूसरी ताकत है वेंडर अकाउंटेबिलिटी। तीसरी, समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक ट्रायल। और चौथी, पेपर लीक को आइसोलेटेड
चीटिंग की जगह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखना। यह सोच सही दिशा में बदलाव है। अब कमजोरी की बात करते हैं। पहली कमी, यह कानून अपराध होने के बाद सजा पर ज्यादा जोर देता है, लेकिन अपराध होने से पहले सुरक्षा कैसे मजबूत होगी इस पर विस्तार कम है। जैसे इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर डिलीवरी, प्रिंटिंग प्रेस ऑडिट, सर्वर एक्सेस लॉक्स, वेंडर सर्टिफिकेशन, मैंडेटरी साइबर ऑडिट, लाइव सर्विलांस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर और डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी। दूसरी कमी, उम्मीदवारों के लिए कंपेंसेशन को स्पष्ट प्रावधान नहीं है। पेपर लीक होने पर उम्मीदवार का केवल एग्जाम फी नहीं डूबता, उसका ट्रैवल खर्च जाता है, होटल खर्च जाता है, कोचिंग खर्च, उम्र का सीमा निकलता जाता है, नौकरी में देरी होती है, मानसिक दबाव होता है, लेकिन विधेयक कैंडिडेट कंपेंसेशन फंड नहीं बनाता है। तीसरी कमी, पेपर लीक होने पर परीक्षा कब रद्द होगी, कब लिमिटेड री एग्जाम होगा और कब पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी, इसका यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। चौथी कमी, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यदि किसी परीक्षा एजेंसी का कर्मचारी अंदर की गड़बड़ी उजागर करना चाहता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अब अंतिम सवाल, क्या कठोर सजा से पेपर लीक बंद हो जाएगा? शायद पूरी तरह नहीं। हमें आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि पेपर लीक केवल कानून की कमजोरी से नहीं होता, यह तब होता है जब सिस्टम के अंदर मिली भगत हो, वेंडर कॉम्प्रोमाइज्ड हो, डेटा सिक्योरिटी कमजोर हो, जांच धीमी हो और दोषियों को भरोसा हो कि मामला वर्षों तक चलता रहेगा। 2026 का संशोधन इस भरोसे को तोड़ने की कोशिश करता है। यह कहता है जांच जल्दी होगी, मुकदमा जल्दी होगा, जेल लंबी होगी, जुर्माना बड़ा होगा और कंपनी भी बचेगी नहीं। लेकिन कानून की असली परीक्षा संसद में नहीं होगी। असली परीक्षा तब होगी जब अगला पेपर लीक होगा। क्या बड़े लोग पकड़े जाएंगे? क्या मनी ट्रेल सामने आएगा? क्या एजेंसी जिम्मेदार ठहराई जाएगी? क्या चार्जशीट 2 महीने में दाखिल हो पाएगी? क्या फैसला 3 महीने में आएगा? और क्या अभ्यर्थी को सिर्फ नई परीक्षा तारीख नहीं बल्कि वास्तविक न्याय मिलेगा? क्योंकि हर पेपर लीक में केवल प्रश्न पत्र नहीं बिकता है, उसके साथ बिकता है मेहनत, किसी का विश्वास, किसी के जीवन का बहुमूल्य समय और हजारों युवाओं का सुनहरा भविष्य। अब देखना यह है कि नया कानून केवल कठोर शब्द बनकर रह जाता है या वास्तव में परीक्षा माफिया की कमर तोड़ता है। मैं हूं अमित मोदी और आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड। आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।